शादी में 5 लाख रुपए दहेज न मिलने पर सास ने बहू का जीना हराम कर दिया। हर रोज ताने, अपमान और अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू ने ऐसा कदम उठाया जिससे सब लोग हैरान रह गए। बचपन से ही बहुत ही दुख और दर्द में थी। जन्म होते ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद उसके पापा उसका साथ छोड़कर चले गए। उसके लाइफ में उसका एक बड़ा भाई था जो उसे खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है। जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है तब वह उसकी शादी एक अच्छे घर में रिश्ता तय करता है जहाँ पर बिना दहेज मांग की शादी होती है। रूबी की एक भाभी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। रूबी की शादी उसके भैया और भाभी बड़े ही धूमधाम से करते हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। भरपूर दहेज भी देते हैं, लेकिन ससुराल वालों को उतना दहेज पाकर खुशी नहीं हो रही थी। उन्हें तो कुछ और ही चाहिए था। लड़के वाले बहुत ही रईस घराने से थे। भाई ने सोचा मेरी बहन यहाँ पर जाएगी तो राज करेगी। जब रूबी अपने घर पहुँचती है तो वह बहुत ही खुश रहती है। वहाँ पर उसकी सास, उसकी एक ननद और उसका हस्बैंड, बस 3 लोग ही थे। रूबी को लेकर उसकी फैमिली में 4 लोग हो गए थे। रूबी अपने परिवार को बहुत बहुत प्यार और सम्मान से रख रही थी। उनका हर चीज़ का ख्याल रखती थी। रूबी का पहला दिन ही था। उसकी सास बोलती है कि बहू, तुम्हारे भाई ने हमारे हिसाब से दहेज नहीं दिया है। हमने सोचा था कि शायद अगर हम दहेज नहीं मांगेंगे तो तुम्हारे भाई हमारी हैसियत देखकर हमें दहेज देंगे, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। क्या तुम्हारे भाई तुमसे नफरत करते हैं? क्या तुम अपने भाई के सर पर बोझ थी जो तुम्हें ऐसे ही भेज दिए हैं? तभी रूबी कहती है, नहीं माँ जी, मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने ही पाला पोसा और बड़ा किया है। और रही बात दहेज की, तो जितना मेरे भाई से हो पाया है मेरे भाई ने दहेज दिया है। अगर आपको और कुछ चाहिए था तो आपको बोलना चाहिए। तभी मेरी उसकी सास बोलती है कि बहू, हम लोग तो दहेज नहीं मांगते हैं, लेकिन लोग बराबरी देख कर ही शादी करते हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि जिस घर में तुम बहू बनकर आई हो ये कितने अमीर खानदान है? हमें तो लगा था कि हमारे बेटी की शादी में हमें कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, जिससे हमारा बेटा एक अच्छा सा बिजनेसमैन बन जाएगा। लेकिन तुम्हारे भाई ने तो हमारी पूरी सोच पर पानी फेर दिया है। खैर छोड़ो, जाने दो। अगर तुम्हारे भाई तुम्हें फ़ोन करते हैं तो यह बात अपने भाई तक पहुंचा देना। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, अपने कमरे में चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड मेरे कमरे में आते हैं और आते ही बोलते हैं, रूबी, क्या तुम्हारे भाई तुमसे प्यार नहीं करते? तभी मैं बोलती हूँ कि नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी वह कहते हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है तुम अपने भाई के सर पर बोझ थी, जो तुम्हारे भाई ने तुम्हें खाली हाथ भेज दिया। तुम इस घर में खाली हाथ ही आई हो। क्या तुम्हें यहाँ पर कपड़े, गहने और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? यहाँ पर तुम्हें कौन ला कर देगा? अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें 5 से 10 लाख रुपए दिए होते, तुम यहाँ पर महारानी की जैसे राज करती, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, तुम अपना देख लेना। इतना कहकर वह भी कमरे से चले जाते हैं। इन लोगों की यह बातें सुनकर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे भाई ने इतने सारे दहेज तो दिए हैं, लेकिन अब इनको क्या चाहिए। तभी मैं उन सारी बातों को छोड़कर किचन में जाती हूँ और सबके लिए चाय बनाती हूँ। सभी को चाय देती हूँ, सभी लोग चाय पीते हैं। मेरी ननद बहुत ही अच्छी थी, वह मुझे बहुत ही प्यार करती और बहुत ही समझती थी। मेरी सास मुझे हर एक चीज़ पे ताने देती रहती। जब मेरी सास मुझे ताने देती तो मेरी ननद वहाँ पर बोलने लगती कि माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर माँ भाभी जी की माँ भी होती तो वह भी उनसे अच्छे से सिखा कर भेजती। अब उनकी माँ तो नहीं थी ना, उनके पास भाभी थी। धीरे धीरे करके भाभी हमारे घर में सब कुछ सीख जाएगी। तभी उसकी सास ननद को डांट देती है। उसकी नंद चुप हो जाती है और कहती है कि भाभी आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी मैं बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो घर में उतार चढ़ाव चलता रहता है। उसके बाद मैं फिर से अपने कमरे में चली जाती हूँ। सुबह होते ही रूबी उठकर नहा धोकर तैयार हो रही थी। तभी उसकी सास आती है और कहती है कि मैंने सोचा कि शायद अब तक तो चाय बन गई होगी, लगता है बहू के आने के बाद भी हमें खुद से चाय बनाकर पीनी पड़ेगी। तभी रूबी बोलती है कि नहीं माँ जी, मैं बस जा ही रही थी। तभी उसकी सास बोलती है कि पहले महारानी की जैसे तैयार तो हो ले, उसके बाद किचन में जाएगी, तब तक तो दोपहर हो जाएगी। फिर रूबी वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद किचन में सबके लिए चाय बनाती है। चाय बनाने के बाद सबको चाय देती है। तभी उसकी सास बोलती है कि बहू, 2 दिन बाद तुम्हारी मुंह दिखाई है, अपने भाई को बोलना पग फेरे में जब आएंगे तो हमारे हिसाब से सामान लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग सामान देखने भी आते हैं। अपने भाई से बोल देना कि सामान हिसाब से लेकर आएंगे,
ताकि हमारी सोसाइटी में हमारी बेइज्जती ना हो। तभी रूबी बोलती है कि माँ जी ठीक है, मैं भाई से बोल देती हूँ। रूबी कमरे में जाती है और अपने भाई को फ़ोन करके यह बात बोल देती है कि तभी उसके भाई तुरंत ही दौड़े दूसरे दिन उसके ससुराल पहुंच जाते हैं और उसके बाद उसके सास के पास जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तभी उसकी सास बोलती है कि बेटा, आपने तो दहेज भी हमें कुछ भी नहीं दिया है, कम से कम अपनी बहन को यहाँ राज करने के लिए थोड़े बहुत पैसे तो दे देते ताकि आपकी बहन यहाँ पर राज करती। तभी उसका भाई बोलता है कि माँ जी, हमसे जितना हो पाया है हमने उतना किया, वैसे शादी में भी बहुत खर्चे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो गया है, अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वक्त फेरे में मुझसे जितना भी होगा मैं लेकर आऊँगा, लेकिन 5 लाख रुपए मेरे से नहीं हो पाएगा। तभी उसकी सास बोलती है कि वो कैसा भाई है, अपनी बहन की खुशी नहीं चाहता है। ठीक है, जैसा भी होगा तू देख लेना अपना। इतना हमने सोचा था कि पग फेरे में 5 लाख रुपए मिलेंगे तो मेरा अभिषेक एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा और तुम्हारी बहन राज करेगी, लेकिन तुम तो कुछ चाहते ही नहीं हो। तभी में उसके भाई बोलते हैं कि माँ जी अभी तो हमारे पास इतना कुछ नहीं है और जितना हो पाएगा मैं आप पूरी कोशिश करूँगा पग फेरे में आपको सम्मान देने की। इतना कहकर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। रूबी की सास रूबी को बहुत ही परेशान करती है, कभी उसके खाने में नुक्स निकालती, कभी झाड़ू पोछे में, कभी बर्तन में। उसको बहू नहीं, 4 दिन में ही उसको नौकरानी बना देते हैं। तभी धीरे धीरे करके उसका पग फेरा भी हो जाता है। जब उसके भाई उसकी हैसियत के अनुसार पग फेरे में सामान लाकर नहीं देते हैं तो उसकी सास के और उसके हस्बैंड के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते गए। रूबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन रूबी की सास ने रूबी पर हाथ उठाने की कोशिश की। तभी रूबी ने अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि माँ जी, मैंने गलती ही क्या की है जो इस तरीके से आप मुझ पर हमेशा अत्याचार करती हैं। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। तभी उसकी सास बोलती है कि देख, तू बहू तब थी जब तू यहाँ पर दहेज लेकर आती, तूने तो यहाँ पर कुछ नहीं लेकर आया, इसलिए तू यहाँ की नौकरानी के लायक भी नहीं है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो अपने भाई को बोल 10 लाख रुपए देने को, अगर नहीं रहना है तो तू यहाँ से चली जा। उसके बाद हम लोगों का लड़ाई झगड़ा बहुत ही तेज़ी से हो जाता है। फिर लड़ाई झगड़ा करने के बाद रूबी के भाई को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ, तुम्हारी बहन का जुबान बहुत ही चलता है, यहाँ पर बैठ कर महारानी के जैसे थोड़ी ना खाएगी। इससे रूबी के घर की लड़ाई सुनकर रूबी के भैया तुरंत ही रूबी के घर आ जाते हैं और रूबी के बिना गलती किए रूबी की सास और उसके हस्बैंड से माफ़ी मांगते हैं और रूबी को समझा बुझाकर वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रूबी फिर से अपने परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहने लगती है, लेकिन उसकी सास और उसके हस्बैंड का उसी तरीके से उनका नाटक चलता रहा। एक दिन ऐसे ही रूबी के हस्बैंड उसे कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि तूने लगता है तेरे साथ कुछ करना ही पड़ेगा, तू ऐसे नहीं मानेगी। तभी रूबी के हस्बैंड रूबी का गला पकड़कर दबा देते हैं और रूबी बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने और रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। उसकी ननद दौड़ी चली आती है और कहती है कि क्या हुआ भाभी, क्या हुआ। उसके पीछे पीछे उसकी सास आती है और रूबी की ननद का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। कहती है कि तू ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़, मैं तेरी भी शादी करके तुझे ऐसे ही घर में भेज दूँगी जहाँ पर तुझे कदर नहीं मिलेगी। इतना कहकर उसकी नंद को वहाँ से बुला ले जाते हैं। रूबी से यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रूबी के बिना किए गए गलती की सज़ा उसे मिल रही है। रूबी तुरंत ही अपनी भाभी को फ़ोन करती है और कहती है कि भाभी मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे, यह लोग मेरे जान के दुश्मन बन गए हैं। तभी रूबी की भाभी बोलते हैं कि ठीक है, अब घबराओ नहीं, अब तुम्हारा वक्त आ गया है सबको सबक सिखाने का। तभी रूबी की भाभी जैसे जैसे रूबी को बताती है रूबी बिल्कुल वैसे ही करती है। रूबी अपने कान का झुमका उतार के अपनी किचन में रख देती है और चूड़ी तोड़कर दरवाजे की गलियों में फेंक देती है। काट कर कुछ जगहों पर खून गिरा देती है और वहाँ से वह अपने भाभी के घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूबी के भैया दौड़ते हुए रूबी के ससुराल आते हैं और जब यह सब देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। रूबी के भैया सभी लोगों से पूछते हैं कि मेरी बहन कहाँ है, मेरी रूबी कहाँ है। तभी उसकी सास, हस्बैंड और उसकी ननद कोई कुछ भी जवाब नहीं देता है और कहता है कि हमें क्या पता आपकी बहन कहाँ है, तुम्हारे ही घर गई होगी या किसी के साथ भाग गई होगी। उनका यह शब्द सुनकर उसके भैया का और ही ज़्यादा होश उड़ जाता है। तभी उनको कुछ समझ नहीं आता और तुरंत ही वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस तुरंत उनके घर पर आती है और छानबीन करने लगती है। इनमें झुमके और टूटी हुई चूड़ियाँ, गिरे हुए खून, यह सब देखते हैं तो पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि इन लोगों ने रूबी के साथ बहुत ही गलत किया है। तभी रूबी के हस्बैंड और उसकी सास को पकड़कर पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं। देर बाद 1 से 2 दिन बाद
रूबी खुद पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि सर, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया है, इसलिए मैंने इनको सबक सिखाने के लिए यह सब किया है। अगर यह लोग मुझे अच्छे से रहने देंगे तो मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही प्यार और खुशी खुशी रहूँगी। तभी रूबी की सास रूबी का पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे दहेज नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए चाहिए। तुम बस मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा लो। और साल भर लड़की अपने ससुराल में जाकर नौकरों की तरह सबके लिए काम करती रहे और उसे समझने वाला कोई ना रहे। दोस्तों, लोग न जाने क्यों पैसे और दहेज के पीछे इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि उनको समझ नहीं पाते हैं और लड़की को गलत कदम उठाने से मजबूर कर देते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।